नमस्ते दोस्तों, क्या हालचाल है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आ गया हूँ एक और सी प्रोग्रामिंग सीरीज की न्यू वीडियो लेकर और आज मैं आपको सी प्रोग्रामिंग के सेटअप के बारे में बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। कॉलेज में 90% स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग सीखते टाइम ये गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि प्रोग्रामिंग सीखने के लिए बस लैपटॉप खरीद लिया, यूट्यूब पर हेलो वर्ल्ड वगैरह देख लिया और बस हो गया। पर सच ये है कि वो पहले स्टेप पर ही फेल हो जाते हैं। अगर तुम सीरियसली प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो और अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हो कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, तो अगली 15 मिनट में मैं तुम्हें हर वो चीज डिटेल्ड में बताऊंगा जो कोई भी कभी नहीं बताएगा। तो रेडी हो जाओ, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि हमें सेटअप करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आता है टेक्स्ट एडिटर। अब ये देखो कि ये क्या होता है। टेक्स्ट एडिटर एक हल्का फुल्का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप कोड वगैरह लिख सकते हो, लेकिन इसमें ज्यादा प्रोग्रामिंग हेल्प नहीं मिलती। इसमें कंपाइलर नहीं होता, डिबगर नहीं होता और ऑटो सजेशन भी मोस्टली मिसिंग होता है और फिर मैनुअली एक्सटेंशन लगाने पड़ते हैं। अब देखो टेक्स्ट एडिटर के कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। सबसे पहले आता है नोटपैड, अरे वही जो विंडोज में डिफॉल्ट फ्री होता है, और नोटपैड प्लस प्लस और सबलाइम टेक्स्ट और विजुअल स्टूडियो कोड। वीएस कोड थोड़ा एडवांस है, लेकिन इन सब के बेस पर ये भी एक टेक्स्ट एडिटर है। अब इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये सिंपल, फास्ट और लाइट वेट होते हैं और ये कम रैम यूज करते हैं और क्विक एडिट्स के लिए बेस्ट हैं। भाई इनमें कमियां भी हैं। अब देखो समझो कि कमियां कैसे है। जैसे कि कोडिंग में हेल्प नहीं मिलती, एरर्स को खुद फाइंड करना पड़ता है और सेटअप भी खुद करना पड़ता है। तो अगर तुम बिगिनर्स हो तो पहले आईडीई यूज करो, टेक्स्ट एडिटर बाद में काम आएगा। अब जब आईडीई की बात आ ही गई तो अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि आईडीई क्या होता है। पहले ये बताओ कि तुम में से कितने लोग कॉलेज लैब में गए हैं। हाँ, वही जहाँ 30 साल पुराने कंप्यूटर रखे हैं और ब्लू स्क्रीन पर टर्बो सी चलवाते हैं। आई होप 70% तो गए ही होंगे। चलो अब देखो कि आईडीई का मतलब क्या है। आईडीई का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। समझो तुम घर बना रहे हो और क्या तुम सिर्फ ईंट सीमेंट लेके खड़े हो जाओगे? नहीं ना, तुम्हें टूल्स चाहिए होंगे, हथौड़ी, करनी, इंची टेप, और घर बनाने के लिए एक जगह चाहिए होगी। सिमिलरली प्रोग्रामिंग करने के लिए सिर्फ कोड लिखना काफी नहीं है, तुम्हें एक कंप्लीट वर्कशॉप चाहिए होगी। और कोडिंग करने के लिए आईडीई तुम्हें वो सब टूल्स देता है कोड लिखने के लिए जिनकी तुम्हें जरूरत होती है, और एक वर्कशॉप भी बनवाता है। ये कंप्लीट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। इसमें एडवांस फीचर्स है, ये स्मार्ट कोड सजेशंस देता है। अब देखते हैं आईडीई क्या क्या प्रोवाइड कराता है। अब मैं आपको फुल डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सिंटैक्स हाइलाइटिंग की। मतलब कि कोड लिखने का प्रॉपर पैलेस मिलता है सिंटैक्स हाइलाइटिंग के साथ। मतलब कि तुम्हारा कोड कलरफुल दिखेगा, डिफरेंट कलर में कीवर्ड्स, वेरिएबल्स सब दिख जाते हैं, जिससे कि 10x इजी हो जाता है रीड करने में। फिर सेकंड आता है एरर डिटेक्शन। मतलब कि मिस्टेक्स को रियल टाइम में दिखाता है। ये जस्ट लाइक एमएस वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक्स होने पर रेड लाइन से मार्क हो जाता है, वैसे ही इसमें भी इंडिकेट कर देता है। अब थर्ड आता है ऑटो कंप्लीशन। भाई अगर तू प्री टाइप करेगा तो आईडी खुद सजेस्ट करेगा प्रिंट एफ, इससे टाइम बचेगा और मिस्टेक्स कम होंगी। अब आता है नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि ये मल्टीपल फाइल्स को ऑर्गेनाइज करता है, अदरवाइज तुम पागल हो जाओगे फाइल्स ढूंढते ढूंढते। अब लास्ट आता है इंटीग्रेटेड टर्मिनल। मतलब कि ये कोड लिखने के साथ साथ डायरेक्टली रन भी कर सकता है। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आईडी आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाता है। अब मैं तुम्हें फेमस आईडीज के बारे में बताता हूँ और खुद क्या रिकमेंड करता हूँ बिगिनर्स के लिए, वो भी तो ध्यान से समझना। सबसे पहले आता है वीएस कोड। ये माइक्रोसॉफ्ट का है, कम्प्लीटली फ्री है, सबसे पॉपुलर है क्योंकि लाइट वेट है, बट इसमें पावरफुल फीचर्स भी हैं क्योंकि भाई इसमें एक्सटेंशंस का भंडार है। 50,000 से ज्यादा एक्सटेंशंस है इसमें। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब कि विंडोज, मैक, लाइनेक्स ये सब में चलता है। अब सेकंड आता है कोड ब्लॉक्स। ये सी और C++ के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है। इसका इंटरफेस बिल्कुल सिंपल है, कॉलेज असाइनमेंट्स के लिए ओके है, बट लिमिटेड फीचर्स हैं कंपेयर टू वीएस कोड। और अब लास्ट आते हैं टर्बो सी पर। अरे भाई ये 1990s का डायनासोर है। ये डोस बेस्ड ब्लू स्क्रीन इंटरफेस है, इसमें मॉडर्न फीचर्स बिल्कुल भी नहीं है। कॉलेज लैब में सिर्फ इसलिए है क्योंकि टीचर्स चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि बच्चे उनका दिमाग खा जाएंगे अगर वीएस कोड चलवा दिया तो। अब सुनो मैं कौन सा आईडीई रिकमेंड करता हूँ। मेरा रिकमेंडेशन है वीएस कोड प्लस इसमें C++ एक्सटेंशन प्लस MinGW कंपाइलर। ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट है बिगिनर्स के लिए, फ्री है, पावरफुल है और इंडस्ट्री
इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और फ्यूचर प्रूफ भी है। अगर तुम अभी भी टर्बो सी यूज करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं उसका भी इंस्टॉलेशन सेटअप बता दूंगा। वैसे इंडस्ट्री में कोई टर्बो सी यूज नहीं करता। वैसे अभी मैंने MinGW कंपाइलर का नाम लिया था, तो क्या आपको पता है ये क्या होता है? अगर नहीं पता तो सुनो, पहले मैं कंपाइलर बताता हूँ ये क्या है, और MinGW के लिए वीडियो एंड तक देखना। अब मैं तुम्हें कंपाइलर के बारे में बताता हूँ। पहले ये समझो कि कंपाइलर कितना स्टूपिड है। भाई कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है, मतलब कि बाइनरी लैंग्वेज। जब तुम इंग्लिश में कोड लिखते हो जैसे printf हेलो वर्ल्ड, तो कंप्यूटर का रिएक्शन क्या होता है, क्या आपको पता है? भाई यहाँ पर आता है कंपाइलर का रोल। अब समझो कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर एक सुपर इंटेलिजेंट ट्रांसलेटर है जो तुम्हारे ह्यूमन रीडेबल कोड को कन्वर्ट करता है मशीन रीडेबल कोड में। अभी समझ नहीं आया ना? चलो अब सुनो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, तब समझ आ जाएगा। सोचो तुम इंडियन हो और तुम्हें जापानीज में बिजनेसमैन से मीटिंग करनी है। क्या तुम हिंदी में बात करोगे? नहीं ना, तुम वहाँ उससे बात करने के लिए यूज करोगे ट्रांसलेटर का। ट्रांसलेटर तुम्हारी बात सुन के जापानीज में कन्वर्ट करेगा, फिर जापानीज बिजनेसमैन समझ जाएगा। एग्जैक्टली कंपाइलर भी यही सेम काम करता है प्रोग्रामिंग में। नाउ लेट मी एक्सप्लेन द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कंपाइलर। भाई कंपाइलेशन के 7 फेसेस होते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कंपाइलर कैसे काम करता है, वो समझाता हूँ। सबसे पहले तुमने ह्यूमन लैंग्वेज में कोड लिखा, मशीन लैंग्वेज में नहीं। ओके, आपको स्क्रीन पर एक कोड दिख रहा होगा। फिर तुमने फाइल सेव कर दी hello.c के नाम से। ये .c क्या है? ये सी प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन नेम है। ये एक्सटेंशन नेम के बारे में फुल डिटेल से आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। भाई ये कोड हम जैसे ह्यूमन के लिए होता है, मशीन अभी इससे कुछ नहीं समझ पाएगी। हमें कोड को मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। तो चलो देखो कैसे करते हैं। यहाँ से काम शुरू होता है कंपाइलेशन का। तुम अपने प्रोग्राम को रन करते हो किसी भी IDE में, किसी भी कंपाइलर की हेल्प से। अब कंपाइलर भैया इस कोड को चेक करते हैं हर एंगल से। कंपाइल करने का पहला स्टेप है लेक्सिकल एनालिसिस। इस स्टेप में कंपाइलर कोड को स्कैन करता है और उसके हर वर्ड को टोकन बनाता है। इसका काम होता है कोड के कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, सिंबल्स, लिटरल्स को अलग करना। ये कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स वगैरह क्या है, इन सबको मैं जल्दी ही अपकमिंग वीडियोस में फुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड फेस है सिंटेक्स एनालिसिस। ये ग्रामर चेक करता है। इस स्टेप में कंपाइलर ये चेक करता है कि कोड का स्ट्रक्चर सही है या नहीं, मतलब सी लैंग्वेज के रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। जैसे कि क्या इफ के बाद प्रॉपर ब्रैकेट्स लगाए गए हैं या नहीं, क्या हर स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलंस है या नहीं, क्या वेरिएबल डिक्लेयर करने का फॉर्मेट सही है, और अगर कोई ग्रामेटिकल एरर होती है तो कंपाइलर इस स्टेप में सिंटेक्स एरर दे देता है। थर्ड है सेमेंटिक एनालिसिस। अब आते हैं थर्ड स्टेप पर। इस स्टेप में ग्रामर नहीं मीनिंग सेंस चेक करते हैं। देखो एक रियल एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे। आपको स्क्रीन पर एक कोड दिख रहा होगा। यहाँ ग्रामर सिंटेक्स बिल्कुल सही है, सेमीकोलंस भी सही से है, डेटा टाइप भी दिए गए हैं। बट भाई इंट टाइप वेरिएबल में स्ट्रिंग हेलो डाल दिया तो इसमें यहाँ कंपाइलर एरर दे देगा। अब देखो इस स्टेप में कंपाइलर क्या चेक करता है, इसमें वेरिएबल का टाइप और वैल्यू मैच करते हैं या नहीं, क्या कोई वेरिएबल बिना डिक्लेयर किए यूज हो रहा है, फंक्शंस के आर्गुमेंट्स सही दिए हैं या नहीं, रिटर्न टाइप करेक्ट है या नहीं। अगर इसमें कुछ गलत होगा तो कंपाइलर डायरेक्ट एरर दे देगा। अब नेक्स्ट फोर्थ फेज आता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन ICG। इसमें कंपाइलर सोर्स कोड को एक ऐसे कोड में बदलता है जो ना हाई लेवल होता है जैसे सी या पाइथन, और ना लो लेवल जैसे मशीन कोड। इसे कहते हैं इंटरमीडिएट कोड यानी कि IC। अब बात आती है ये क्यों जरूरी है। सुनो, ताकि कंपाइलर को आसान हो जाए ऑप्टिमाइज करने में और मशीन स्पेसिफिक कोड बनाने में। ये एक तरह की यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है कंपाइलर के अंदर, जिससे कि हर तरह का प्रोसेसर कोड समझ सके। अब आता है फिफ्थ फेज। अब समझो कि ये फेज क्या काम करता है। इसमें हम करते हैं ऑप्टिमाइजेशन। देखो सुनो, ये कोड को जितना हो सके शॉर्ट और इफिशिएंट बनाता है और ऐसे लिखता है जैसे CPU कम टाइम और कम मेमोरी में काम कर सके, और ये बिना आउटपुट बदले सिर्फ परफॉर्मेंस सुधारता है। अब देखो ये काम कैसे करता है। ये रिडंडेंट कोड हटा देता है। अब समझो कैसे। अगर कोई लाइन कुछ काम नहीं कर रही तो कंपाइलर उसे हटा देता है। लूप को स्मार्ट बनाता है, बट कैसे? जो लूप के अंदर कंटेंट कैलकुलेशन हो तो उसे बाहर ले आता है, मेमोरी यूज कम करता है। अब ये समझो कि कैसे सेम वैल्यूज बार बार स्टोर ना हो रही हो उसका भी ध्यान रखता है। अब आते हैं सिक्स्थ स्टेप टारगेट कोड जनरेशन पर। अब समझो कि ये क्या काम करता है। ये ऑप्टिमाइज्ड मशीन लेवल कोड जनरेट करता है। हर सी फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है, जैसे कि .o या .obj फाइल बनाता है। ये फाइल अभी पूरी तरह चलने लायक एग्जीक्यूटेबल नहीं होती, क्योंकि इनमें अभी printf जैसे फंक्शंस की डेफिनेशन नहीं होती, मतलब कि आपकी लाइब्रेरीज ऐड नहीं हुई होती। अब आते हैं कंपाइलेशन के लास्ट सेवंथ फेज लिंकिंग पर। फिर हम यूज करते हैं लिंकिंग का। अब समझो कि लिंकिंग का काम क्या होता है। जो .o या .obj ऑब्जेक्ट फाइल बनाई है उसको जोड़ता है, और जो फंक्शंस तुमने यूज किए हैं लाइक printf उसकी डेफिनेशंस को लाइब्रेरी से कनेक्ट करता है, मतलब कि सभी पार्ट्स को एक साथ जोड़ना और एक फाइनल .exe फाइल बना के देना, मतलब
मतलब कि एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाकर देना। फिर जब आप कोड रन करते हो तो आपका वो .exe फाइल रन होकर आपको आउटपुट जनरेट करके दे देता है। वैसे तो आप सभी कंपाइलेशन कैसे कोड को कंपाइल करता है ये बात समझ ही गए होंगे। तो अब हम देखते हैं कि कंपाइलर कौन सा यूज करें। अब सुनो, हमें ऑनलाइन कंपाइलर यूज करना चाहिए या फिर ऑफलाइन सेटअप करना चाहिए, क्योंकि हम कंपाइलर को इंस्टॉल करे बिना भी ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। अब पहले ऑनलाइन कंपाइलर के बारे में समझो कि ये क्या है। ऑनलाइन कंपाइलर्स जैसे कि रेपलिट, कोडशेफ, IDE ये सब ऑनलाइन कंपाइलर है। इनके फायदे ये है कि ये जीरो इंस्टॉलेशन कंपाइलर है, मतलब कि आप ब्राउजर खोलो और स्टार्ट करो, कभी भी एक्सेस कर सकते हो। स्टोरेज इश्यूज नहीं है। इनमें मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट मिलती है और कोड इजीली शेयर कर सकते हो लिंक्स के थ्रू। लेकिन भाई इनकी लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि ये इंटरनेट डिपेंडेंट होता है। नो वाईफाई मींस नो कोडिंग। लिमिटेड फीचर्स मिलते हैं और सिर्फ इसमें बेसिक एडिटर मिलता है। स्लो एग्जीक्यूशन होता है क्योंकि ये सर्वर पर रन होता है, और फाइल मैनेजमेंट डिफिकल्ट होता है। और इसमें एडवांस डिबगिंग नहीं मिल पाती क्योंकि प्राइवेसी कंसर्न्स कोड सर्वर पर स्टोर होता है। वैसे आपने ऑनलाइन कंपाइलर तो देख ही लिया और आई होप आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑफलाइन कंपाइलर की। ऑफलाइन कंपाइलर्स जैसे कि GCC, MinGW, विजुअल स्टूडियो ये है ऑफलाइन कंपाइलर्स। इन सब के फायदे ये हैं क्योंकि लाइटनिंग फास्ट एग्जीक्यूशन डायरेक्ट सिस्टम पर करते हैं और इनमें फुल फीचर्स एक्सेस मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं होती, बस इंस्टॉलेशन टाइम पर इंटरनेट की नीड होती है। अब जब ऑनलाइन कंपाइलर में कमियां थी तो ऑफलाइन में भी होती होंगी। देखो समझो कैसे, क्योंकि इसमें इनिशियल सेटअप करना पड़ता है और स्टोरेज स्पेस चाहिए होती है। ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है और अपडेट्स भी मैनुअली करने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। बट सीरियस प्रोग्रामिंग के लिए ऑफलाइन सेटअप बहुत अच्छा है। और ऑनलाइन कंपाइलर्स कॉलेज असाइनमेंट्स के लिए ओके हैं, बट प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ऑफलाइन सेटअप जरूरी है। अब सुनो मैं क्या रिकमेंड करता हूँ। मैं रिकमेंड करता हूँ ऑफलाइन सेटअप कंपेयर टू ऑनलाइन सेटअप की। अब मैं आपको MinGW GCC कंपाइलर के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं MinGW की। ये पैकेज सिस्टम होता है जिसमें GCC कंपाइलर होता है। ये विंडोज के लिए परफेक्ट कंपाइलर टूल है। अब समझो GCC के बारे में। GNU कंपाइलर कलेक्शन 1987 में स्टार्ट हुआ और 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ ये कम्प्लीटली फ्री है और ओपन सोर्स भी है, और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है। ये विंडोज, मैक, लाइनेक्स सब में चलता है। इसमें मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करती है और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब कंपनीज इसे यूज करती है। इससे हम कोड को ऑप्टिमाइज करके फास्ट बनाते हैं और ये बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। भाई देखो मैंने आपको फुल कंपाइलेशन समझा दिया है, बट मैंने समझा तो दिया पर आपको अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। बट ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें कोड को रन करके प्रैक्टिस करनी होगी और तब हमें सब समझ आ जाएगा और सभी डाउट्स क्लियर तभी होंगे। अभी केवल तुम समझो मेरी जान। डाउट्स तो प्रैक्टिस करने के बाद ही क्लियर होंगे। और सुनो, मैंने इस वीडियो में बहुत से वर्ड्स का मीनिंग नहीं समझाया, बट आप टेंशन मत लो, मैं अपकमिंग वीडियोस में फुल डिटेल के साथ समझा दूंगा। अब बस अभी आप ये समझो कि सेटअप किस तरह से होता है और क्या क्या सेटअप के लिए जरूरी है। अब हम देखते हैं कि क्या हम मोबाइल से कोडिंग कर सकते हैं। अरे यार सुनो एक मिनट, क्या तुम्हें ये भी पता है या नहीं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब बनी थी और इसे क्यों बनाया गया था? वैसे तो आप सब सर्वज्ञानी हो, बट आपको पता कुछ भी नहीं है। तो मेरे भाई अगर नहीं पता तो मेरी प्रीवियस वीडियो जल्दी से जाकर देखो, जिसमें मैंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री को फुल एक्सप्लेन करके समझाया है। ओके, तो आई बटन पर क्लिक करो या डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो और जल्दी से जाकर देखो। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या हम मोबाइल से कोडिंग कर सकते हैं। बट यार हमें ऐसा करना क्यों है? देखो सुनो, मैं जानता हूँ कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते, बट ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जब तक अपने सिस्टम पर प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट वर्क नहीं करोगे तो तब तक आप अच्छे कोडर नहीं बन पाओगे। लेकिन वेट, मैं कंप्लीट नेगेटिव नहीं हूँ। लेट मी गिव यू कंप्लीट पिक्चर विद होनेस्ट एनालिसिस। अब समझो आप मोबाइल से क्या क्या कर सकते हो कोडिंग में। आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, वेरिएबल, लूप, फंक्शन समझ सकते हो, आप सिंटैक्स प्रैक्टिस कर सकते हो, कोड लिखने की प्रैक्टिस एनीवेयर कर सकते हो, और एल्गोरिथम थिंकिंग डेवलप कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो, एंड लास्ट स्मॉल प्रोग्राम्स टेस्ट कर सकते हो क्विकली। भाई देखो सिंपल सी बात ये है, केवल सिंटैक्स प्रैक्टिस से और बेसिक कॉन्सेप्ट से आप प्रोग्रामर नहीं बन सकते। आपको प्रॉपर वर्क करना होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। चलो अब मैं आपको बताता हूँ बेस्ट मोबाइल एप्स के बारे में जो आपको कोडिंग करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले आता है CXDroid। ये एक ऑफलाइन C++ कंपाइलर IDE है जो तुम्हारे एंड्रॉइड फोन को एक छोटी सी कोडिंग मशीन बना देता है। इस ऐप में तुम C या C++ का कोड लिख सकते हो, अपने कोड को सेव कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई कोड सेव है तो उसे ओपन करके यूज कर सकते हो और उसको तुरंत कंपाइल करके आउटपुट भी देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना किसी इंटरनेट के कोड रन कर सकते हो। बट ये पेड ऐप है, लेकिन आप इसे फ्री में भी यूज कर सकते हो। ये बिगिनर्स के लिए काफी यूजफुल है, कॉलेज के असाइनमेंट हो या कहीं पर कीड़ा हो कोडिंग करने का। मेरा मतलब
मतलब जब आपके पास पीसी ना हो, फोन हो, तब आप सब हैंडल कर सकते हो इससे कोडिंग करके। सेकंड आता है कोडिंग सी। इसमें भी आप सेम यूज कर सकते हो जो आप CX ड्रॉइड में कर सकते हो, बस ये फ्री है और अच्छा भी है। अगर मैं आपको यूज करने के लिए सजेस्ट करूं तो आप कोडिंग सी सॉफ्टवेयर यूज करना। ओके, तो ये दोनों सी प्रोग्रामिंग के लिए बेस्ट हैं। ये दोनों आपको प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में जब सेटअप करके दिखाऊंगा तो तब आपको मोबाइल में भी इंस्टॉल करके दिखा दूंगा। और अगर आप सब चाहते हो कि मोबाइल फोन में भी कोड रन करके दिखाऊं तो कमेंट में सभी मोबाइल लिखो, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आप चाहते हो कि मोबाइल में कैसे कोड रन करते हैं और वो सब आप भी समझना चाहते हो। अब देखो रियल डिसएडवांटेजेस क्या है मोबाइल में कोडिंग करने के। सबसे पहले आता है मोबाइल में स्क्रीन साइज इशू। भाई मोबाइल स्क्रीन पे 100 लाइन का कोड पढ़ना मतलब कि आंखें खराब करना। इसमें आप मल्टीपल फाइल्स साइमल्टेनियसली ओपन नहीं कर सकते। फिर आता है टाइपिंग स्पीड प्रॉब्लम। भाई मोबाइल में टच टाइपिंग इशू, फिजिकल कीबोर्ड में दिक्कत आती है, स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेस करना डिफिकल्ट हो जाता है और ऑटो करेक्ट कोडिंग में गलत वर्ड सजेस्ट करता है। फिर आता है डिबगिंग। इसमें स्टेप बाय स्टेप डिबगिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और एरर मैसेजेस प्रॉपर्ली डिस्प्ले नहीं होते स्मॉल स्क्रीन पर। फिर आता है फाइल मैनेजमेंट। भाई इसमें मल्टीपल फाइल्स को प्रोजेक्ट हैंडल करना डिफिकल्ट है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लिमिटेशंस भी बहुत ज्यादा हैं। एंड लास्ट इज परफॉर्मेंस इशू। इसमें लार्ज प्रोग्राम्स कंपाइल करने में टाइम लगता है और क्योंकि रैम लिमिटेशंस है मोबाइल में। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस। मोबाइल सफिशिएंट जब है जब तुम कंप्लीट बिगिनर हो और बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, या फिर आप कहीं ट्रैवल में हो और क्विक प्रैक्टिस करना है, या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के स्मॉल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हो, या सिंटैक्स रिवीजन कर रहे हो एग्जाम के लिए, तब तो मोबाइल ठीक है। बट लैपटॉप जरूरी है तब जब रियल प्रोजेक्ट्स बनाना है, 100+ लाइंस का कोड लिखना पड़े, मल्टीपल फाइल्स का प्रोजेक्ट हैंडल करना पड़े और एडवांस्ड डिबगिंग करनी है, या प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीखना है, या फिर कॉलेज असाइनमेंट सबमिट करने हैं, या फिर इंडस्ट्री लेवल स्किल्स डेवलप करनी है। बट जब तक आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर कमांड नहीं संभालोगे तब तक आप कंप्लीट प्रोग्रामर नहीं बन सकते। देखो अगर होनेस्टली बोलूं ना भाई, तो मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हो लर्निंग के लिए, बट सीरियस प्रोग्रामिंग के लिए इवेंचुअली लैपटॉप तो लेना ही पड़ेगा। आई होप अब आप सभी समझ गए होंगे कि कंप्यूटर क्यों जरूरी है। तो भाई अगर तुम सीरियसली प्रोग्रामिंग में सक्सेस पाना चाहते हो और अपने कॉलेज के फ्रेंड सर्कल में वो एक्सपर्ट कोडिंग वाला लड़का या लड़की बनना चाहती हो तो पहले ये वीडियो लाइक करो। कमेंट में होनेस्टली बताओ कि तुम करंटली कौन सा सेटअप यूज कर रहे हो, टर्बोसी या VS कोड, या अभी तक सिर्फ मोबाइल में कोडिंग कर रहे हो। और अगर आपको लैपटॉप चाहिए तो मुझे बताओ क्या बजट है आपका, मैं स्पेसिफिक रिकमेंडेशन के साथ आपको बता दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि प्रोग्रामिंग के लिए आपके पीसी में क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताओ, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और सबसे जरूरी बात, मुझे ये बताओ कि आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कौन से पार्ट में लगा, ताकि मैं उस पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं। और हाँ, अगर तुम्हारा कोई दोस्त है जो अभी भी सोचता है कि मोबाइल पर प्रोग्रामिंग करके गूगल में जॉब मिल जाएगी तो उसे वीडियो शेयर करो। उससे रियलिटी चेक देना जरूरी है, बिल्कुल हेल्पफुल वे में। अगर उनकी आंखें अभी नहीं खोली तो उनका कैरियर खराब हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग फील्ड एक्सपोनेंटली ग्रो कर रहा है। AI, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है, बट राइट फाउंडेशन से स्टार्ट करना जरूरी है। रॉन्ग सेटअप से स्टार्ट करके अपनी लाइफ वेस्ट मत करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट प्रैक्टिकल गाइड है लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। मैं आपको रियल टाइम इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा टर्बोसी और VS कोड दोनों का। सो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दिया है, बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन मिस हो गया तो सेटअप वीडियो मिस हो जाएगी। और एंड स्क्रीन पर क्लिक करो नेक्स्ट वीडियो के लिए। फिर हम थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करना शुरू करेंगे। और हाँ, सक्सेस सिर्फ उनको मिलती है जो सही फाउंडेशन बनाते हैं और वो शॉर्टकट नहीं अपनाते। तो दोस्तों तब तक के लिए इस वीडियो को ध्यान से समझो कि कोडिंग के सेटअप के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।